सो हाय एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टॉक टू ऑल ऑफ यू एक्चुअली कि सीन क्या चल रहा है यार। ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही, क्या सीन चल रहा है सबका। मतलब जब हमने पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में सबका रिस्पॉन्स था, सर वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, सर लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब सुस्त पड़ते जा रहे हैं, सबकी कंसिस्टेंसी ड्रॉप होते जा रही है। मतलब कोई स्पेसिफिक सा रीजन हो सकता है ना कि सर बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। क्योंकि देखो यार, मोटिवेशन या फिर हर दिन पुश करना इज नॉट समथिंग फिजिबल। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत दिन तक काम नहीं आने वाला आप सभी के लिए। मैंने लक्ष्मीकांत का सीरीज स्टार्ट किया पॉलिटी का, आज हमारे पास में डे 8 दिखाई देगा। आज मतलब 8वीं क्लास है, आपका फंडामेंटल राइट की तीसरी क्लास है। और इसके बावजूद भी देख रहा हूँ एस्पिरेंट्स में वो कंसिस्टेंसी नहीं दिख रहा है जो इनिशियल डेज में दिखते हुए नजर आ रहा था। तो इसका दो रीजन हो सकता है, एक या तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, दूसरा या तो आप सिर्फ एग्जाम के टाइम ही पढ़ना स्टार्ट करते हो, और दोनों खतरनाक है किसी एग्जाम के लिए। अगर ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो प्लीज मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। आई विल नॉट पुट माय टाइम इन एनर्जी टू दिस पर्टिकुलर सीरीज, क्योंकि सच में बहुत टाइम और एनर्जी मुझे लगाना पड़ता है। आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन सम डिफरेंट प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आई एम वर्किंग ऑन अ प्लेटफॉर्म स्टैंड्स ऑन 33 लाख सब्सक्राइबर बेस, और वहां पे भी मेरी पेड क्लासेस में, यूट्यूब सेशंस में मैं 4 से 5 घंटे का इन्वॉल्वमेंट है मेरा, लेक्चर्स में कंटेंट के अलावा, राइट। तो अगर उसके बाद में मैं यहाँ पे टाइम निकाल रहा हूँ एक छोटी सी कम्युनिटी के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका सही में यूपीएससी का जो पर्पस है वो फुलफिल हो, जो वो वैसे वीकर बैकग्राउंड से आते हैं, जो बहुत बड़े पेड कोर्सेज को नहीं ले सकते। तो अगर आपको वो सही नहीं लग रहा, वो पर्पस ही सही नहीं लग रहा, तो बता दो, पुट दिस सीरीज ऑफ। मतलब मेरे लिए भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग सीरीज है ये। इफ इट्स नॉट हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज फंडामेंटल राइट का आखिरी क्लास है, आज की क्लास के बाद फंडामेंटल राइट रैप अप हो जाएगा। बट आई एम नॉट ऑफ द ओपिनियन कि यू शुड कीप ऑन वर्किंग हार्ड इफ एस्पिरेंट्स आर फाइंडिंग इट ऑफ नो वर्थ। इफ यू फाइंड इट ऑफ नो वर्थ बिकॉज ऑफ एनी रीजन, विल नॉट कंटिन्यू द प्रोजेक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली होता यही है। देखो ये मैं इस चीज पे ना एक बार आकर के एट द एंड ऑफ द डे मुझे इस चीज पे बिलीव होता है कि जो मार्केट की पॉलिसी है ना, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, राइट, जो पूंजीवाद विचारधारा है, मैं उसका सहयोग करता हूं, मैं उससे सहमति दिखाता हूं। कोई चीज कितनी भी अच्छी आप कम प्राइस में या फ्री में दे दो, लोग नहीं देखेंगे। लेकिन कितनी भी खराब प्रोडक्ट क्यों ना, उसका प्राइस उठा करके देखो, सब लोग ले लेंगे उसको, राइट। एंड दिस इज हाउ द इंटायर मार्केट इज रनिंग आउट देयर। तो अगर आपको ऐसा ही चाहिए तो आप मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी सीरीज को रिकॉर्ड करके अपने एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, और प्रमोशंस में कुछ पैसे लगा के कुछ शॉर्ट्स बना दूंगा, और अपने आप 10 15 20 25 जो भी बच्चे आ जाएंगे, 3 साढ़े 3 हजार में एक एक को बेच दूंगा। मेरा खर्चा निकल जाएगा, काम हो जाएगा मेरा। मतलब मैं बहुत ही, आई एम बीइंग वेरी ओपन हियर। 25 30 बच्चे भी अगर एडमिशन लेंगे, जो कि बहुत बहुत छोटा सा नंबर है, अपने पास में 4.5 5 हजार का सब्सक्राइबर बेस है, तो मैं अच्छा निकाल लूंगा इस सीरीज से पैसा। लेकिन अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूँ, सो प्लीज अंडरस्टैंड मेरा टाइम एनर्जी बहुत कंज्यूम हो रहा है मेरे साथ, मेरी टीम का। रोहित सर ऑलवेज मैसेज में कि सर वीडियो लेकर के आना है, वीडियो लेकर के आना है। चंदन सर इज ऑलवेज वर्किंग ऑन द कंटेंट अपने जॉब के अलावा। सो अगर इतनी टीम इन्वॉल्व है, देन लेट मी नो। इफ इट इज ऑफ नो वर्थ, विल नॉट कंटिन्यू दिस, ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली डिसअपॉइंटिंग टू सी एक्चुअली। एनीवेज चलो कोई बात नहीं, अपना काम है पढ़ाना, पढ़े या ना पढ़े बच्चे, नहीं पढ़ेंगे तो बंद कर देंगे, और क्या कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर फंडामेंटल राइट का पार्ट 3। आज आखिरी फंडामेंटल राइट का सेशन है। पिछले 2 क्लासेस में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पूरे तरीके से पढ़ाया हुआ है। आर्टिकल 14 से स्टार्ट किया। मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप सभी का काम है मुझे कमेंट बॉक्स में आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 ये आप मुझे बताओगे कि एक्चुअली में आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्या होते हैं, क्या है अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, राइट। आर्टिकल 12 13 क्या होता है प्रीसाइजली अगर मैं आपको बता दूं, तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, ये पार्ट, ये कौन से पार्ट में, तो सर दैट स्टैंड्स ऑन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके जो आर्टिकल्स हैं, ये हैं सर आर्टिकल 12 से लेकर के 35। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए आर्टिकल 14 से लेकर के 32 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन मैं आपको 35 तक पढ़ा दूंगा, आपका होमवर्क है बस आप आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को देख करके आओगे। मैं आपको बेसिकली हिंट देता हूँ, आर्टिकल 2 जो है 12 जो है, ये स्टेट का डेफिनेशन बताता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और आर्टिकल 13 के अंदर में कहीं ना कहीं आपको जुडिशियल रिव्यू का एक एंगल दिखाई देगा, मतलब कोई भी कानून, राइट, जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, उस कानून को खत्म कर दिया जाएगा, दैट शैल बी नल एंड वॉइड। बहुत बेसिक्स है, आप एक बार इसके ऊपर में पढ़ करके आओ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपने क्या समझा आर्टिकल 12 और 13 से, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो भी बताओ। मैं एक शॉर्ट्स के थ्रू आर्टिकल 12 और 13 एक से दो शॉर्ट्स में बढ़ा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पॉइंट ये है यार कि पढ़ाई करो, पॉइंट ये है पढ़ाई करो, राइट। डोंट लेट दिस टाइम गो वेस्ट। अभी प्रीलिम्स अगले साल है, अभी कोई नहीं पढ़ रहा, अक्टूबर आते ही सब वो मेंढक वाले निकल जाएंगे बाहर कुएं से कि अब पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। अक्टूबर तक आपका टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद से सब एक ही रेस में आ जाएंगे। अभी का टाइम यूज कर लो एटलीस्ट बिफोर द अक्टूबर, प्लीज। एनीवेज, तो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, देखो ये पूरा पूरा सीरीज है, राइट।
आपको दिखाई देगा हमने 7 वीडियो ऑलरेडी डाल दिया, डे 7, डे 6, डे 5। पीछे आकर के देखोगे तो आपको डे 4 दिखाई देगा, राइट। फिर आपको यहाँ पे डे 3 दिखाई देगा, देन डे 2 एंड डे 1। यानी कि हमने हर एक एक दिन करके 7 दिन तक, मतलब 7 सेशन अपलोड कर दिया। आज 8वां सेशन है पॉलिटी का, और हमने स्टार्ट किया एकदम बेसिक से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, और वहां से इस वीडियो को लेकर के चलते चलते आज हम फंडामेंटल राइट को खत्म करेंगे। अब अगली क्लास डीपीएस पे फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर में आएंगे। ट्रस्ट मी, जो फंडामेंटल राइट हमने 3 क्लास में कवर किया ना, अभी बीपीएससी का एग्जाम है, फिर यूपीपीसीएस है, इसके पहले असिस्टेंट कमांडेंट है, फिर सीडीएस है, राइट। अब ये सारे एग्जाम्स राउंड द कॉर्नर है, उसके बाद आईएएस का एग्जाम है अगले साल। इन सभी एग्जाम्स में से क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, यूपीएससी के जितने वर्टिकल के एग्जाम होंगे उसमें से क्वेश्चन दिखाऊंगा कि सीरीज से क्वेश्चन कैसे आए, बिकॉज हमने यहाँ पे हर इंपॉर्टेंट एंगल को, पॉइंट को कवर अप किया। इनफैक्ट लक्ष्मीकांत को कट डाउन करके कवर अप किया है, बहुत कंसाइज किया लक्ष्मीकांत को, ताकि आपके लिए रिटेंशन इजी हो, कॉन्सेप्ट के साथ, लाइव एग्जांपल के साथ पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। अब इसके बावजूद भी अगर हम याद नहीं करेंगे तब तो फिर क्या ही कर सकता हूं, मतलब वही बात है ना कि फिर मरता क्या नहीं करता, लास्ट में लोग शॉर्टकट्स निकालेंगे, कैसे याद करें। तो प्लीज अभी टाइम है, बी सीरियस, एटलीस्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बी सीरियस एंड टेक दिस सीरीज, नॉट टेक दिस सीरीज एज ग्रांटेड, टेक इट वेरी सीरियसली। एनीवेज, एज यूजुअल जो हमारा हमेशा का प्रोसेस है, हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन कौन दे रहा है। पिछली क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि आपको पता चल जाएगा, आप सभी को पता है, मैंने राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक पढ़ा है। अनटचेबिलिटी आपको आर्टिकल 17 के अंदर में देखने को मिलेगा, तो आपको आराम से इसको पढ़ना है, यू जस्ट नीड टू रीड, आपको आंसर दिख जाएगा इसके क्वेश्चन का, बहुत सिंपल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी इंसान को अपने पसंद के इंसान से शादी करना है तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है। मैंने आपको दिखाया था आर्टिकल 21, एक बहुत बड़ा आर्टिकल, इसके अंदर में बहुत सारे क्या क्लॉजेस निकल करके आ रहे हैं। मतलब अभी जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रहा है ना, आर्टिकल 21 का स्कोप को बढ़ाते जा रहा है। आर्टिकल 21 और क्या हो रहा है, वास्ट होते जा रहा है, राइट। प्राइवेसी हो गया, शादी हो गया, बहुत सारी चीजें आपको आर्टिकल 21 के अंदर में दिखती हुई नजर आएंगी, ठीक है। ये सब हमने कवर अप किया, वी हैव कवर्ड लाइक एवरीथिंग आउट देयर, सब कुछ हमने कवर अप किया हुआ है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, हमें सारे आर्टिकल्स को कवर अप करना है। और आर्टिकल 25 से लेकर के आपका स्टार्ट हो जाता है सर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का अधिकार, हमें वो पढ़ना है। बट मैं धर्म का अधिकार बताने से पहले एक बहुत ही क्विक रिवीजन कराना चाहता हूं। हमने जो पुराने आर्टिकल्स को किए थे, सबसे पहले था सर राइट टू इक्वालिटी। क्या था, राइट टू इक्वालिटी। कौन से आर्टिकल्स में था, आर्टिकल 14 टू 18, 14 से लेकर के 18 तक था आपका इक्वालिटी का अधिकार, ठीक है। फिर आएगा राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम कहां से कहां तक था, सो दैट वाज आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक, ये आपका फ्रीडम का था, ठीक है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये कहां से कहां तक था, तो सर ये था आपका आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट रिलीजियस राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म के लिए आप सभी के पास में कुछ अधिकार है, धर्मों से संबंधित अधिकार है, ये आपको दिखाई देंगे सर। आर्टिकल कहां से कहां तक, 25 से लेकर के 28 तक, और इसके बाद से आपको माइनॉरिटीज राइट दिखाई देंगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो अभी ना आप एटलीस्ट ये चार तो ध्यान में रख लेना, ये चार अलग अलग कौन कौन से बड़े पेयर्स हैं, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स दिखाई देंगे। इक्वालिटी में 14 से 18 दिखाई देगा। फ्रीडम में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, इसके अंदर में आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। फ्रीडम वाले में 19 से लेकर के 22 थे, 19 जो था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, 20, 21, 22 हमने सब कवर अप किया, एक एक करके कवर अप किया हुआ है, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन बताइए 23 और 24, मतलब प्रोफेशन के विरुद्ध था और एक चाइल्ड लेबर को लेकर के था, वी हैव कवर्ड दिस। और आज मैं स्टार्ट करूंगा आपके रिलीजन से लेकर के आपके पास में कौन कौन से अधिकार है, धर्मों से संबंधित कौन कौन से अधिकार है, which certainly starts with article 25 and it goes up to article 28 of Indian Constitution. I think this is clear to all of you. चले अपन आगे, shall we go ahead, फटाफट बता दो, सबको समझ में आ रहा है, चले। अब हम आते हैं सर आर्टिकल 25 के ऊपर में, क्या बोलता है ये आर्टिकल बोलता है सर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा राइट है। हमारे देश में इतने सारे अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, तो बट ऑब्वियस है ना सर कि इन धर्मों के बीच में, इन कम्युनिटीज के बीच में आपके पास में रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। जो मेजोरिटी है उनके पास में ज्यादा से हो सकता है, माइनॉरिटी का से कम हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होते हुए आपको नजर आएगा। इसीलिए इस टाइम पीरियड में आपको दिखाई देगा सर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन मतलब क्या, आप सभी के पास धर्मों से संबंधित कुछ अधिकार होने चाहिए। आर्टिकल 25 के अंदर में आपको दिखाई देगा सर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, मतलब
आपके पास आपका खुद का कंसाइंस है कि आप किस धर्म को मानते हैं, कैसे प्रैक्टिसेस को मानते हैं, किस टाइप के ट्रेडिशन को मानते हैं, और ये पूर्ण आपके विवेक के ऊपर में डिपेंड करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर विजडम टू फॉलो दैट। आपको हमारे देश में मतलब इंडिया में किसी भी प्रकार का रिलीजन ना इंपोज किया जाएगा, ना ही आपको अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी बताने से छुपाया जाएगा, मतलब मना किया जाएगा। देखो इसमें क्या दिया हुआ, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मतलब क्या है कि मैं जिस तरीके से जिसको मानूं, जिसको समझूं, जो मेरी खुद की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी खुद की क्या है सर, which is my own personal understanding, that is my freedom of conscience ना। मैं सोच रहा हूं कि मैं इस चीज को इस तरीके से समझना चाहता हूं, उस तरीके से समझना चाहता हूं, मतलब ये मेरा कंसाइंस है, मैं उसको कैसे लेकर के चल रहा हूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सर राइट टू प्रोफेस, मतलब डिक्लेयर बिलीव ओपनली। मैं ओपनली बता सकता हूं कि मैं इस धर्म को फॉलो करता हूं, ये मेरा रिलीजन है, ये मेरा कल्चर है, इसको मैं मतलब ओपनली सभी देश मतलब सभी के सामने बता सकता हूं। मुझे किसी से अपने धर्म को छुपाना नहीं है, क्योंकि हमारा देश कैसा कंट्री है सर, इट्स अ सेक्युलर कंट्री, राइट, मतलब सभी धर्मों को स्पेस देता है ना। दैट इज द रीजन व्हाई आपको राइट टू प्रोफेस दिखाई देगा। तीसरा आपको दिखाई देगा राइट टू प्रैक्टिस। मतलब राइट टू प्रैक्टिस का मतलब क्या है, मतलब मैं अपने धर्मों को कैसे भी प्रैक्टिस करूं, मतलब फॉर एग्जांपल वर्शिप करूं, रिचुअल्स करूं, सेरेमनीज करूं, मैं जो भी तरीके से रिचुअल करूं, मुझे फास्ट करना है फास्ट करूं, मुझे यज्ञ करना है मैं यज्ञ करूं, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, किसी प्रकार का मुझे सेरेमनी करना, आई कैन डू इट, ये भी मेरे पास में अधिकार है। दैट इज राइट टू प्रैक्टिस। और नेक्स्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सर, राइट टू प्रोपोगेट, मतलब मैं अपने रिलीजियस चीजों को लोगों तक बताऊं कि देखो हमारे धर्म के हिसाब से ना ऐसी ऐसी चीजें बताई गई हैं, गीता में ऐसा बताया गया, कुरान में ऐसा बताया गया। आई कैन प्रोपोगेट वॉट एवर रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग आई हैव अबाउट माई रिलीजन। मेरे धर्म से संबंधित जो भी मुझे धार्मिक चीजें पता है मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूं, उसको प्रोपोगेट कर सकता हूं। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है सर, प्रोपोगेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कन्वर्ट करो, इस चीज को याद रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप किसी का कन्वर्जन कर दो और आपसे बोला जाए कि आप किसी को सामने वाले को कैसे कन्वर्ट कर रहे हो अपने धर्म में, तो आप बोल दो सर मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा था, मैं तो प्रोपोगेट कर रहा हूं। नहीं, प्रोपोगेशन एंड कन्वर्जन इज अ डिफरेंट थिंग। प्रोपोगेट करने का मतलब है आप अपने धर्मों से संबंधित चीज किसी को बताना चाह रहे हो, बता सकते हो, यू कैन डू इट। और सर कन्वर्ट करने का मतलब है कि आपने उसको जबरदस्ती इन्फ्लुएंस किया, देखो हमारे धर्म में ऐसा है वैसा ये है वो है, ये अच्छा है वो अच्छा है, तुमको ये फायदा होगा ऐसा होगा, और वो कन्वर्ट हो गया, ये नहीं होना चाहिए। राइट टू प्रोपोगेट डजंट मीन इट इज राइट टू कन्वर्ट। $1,000,000 स्टेटमेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको आर्टिकल 25 के अंदर में इन 4 टर्म्स को अच्छे से ध्यान रखना है। कौन कौन से टर्म्स है? सबसे पहला सर कंसाइंस, फिर है प्रोफेस, फिर है प्रैक्टिस, और लास्ट है सर प्रोपोगेट। तो आपके पास कंसाइंस का अधिकार है, आपके पास प्रोफेस का है, प्रैक्टिस का है एंड प्रोपोगेट का। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? दिस शुड बी वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, राइट। ये आपको आर्टिकल 25 बता रहा है, मतलब आर्टिकल 25 कहीं ना कहीं आपको आपके धर्म से संबंधित अधिकार दे रहा है। और आर्टिकल 25 बेसिकली सर इंडिविजुअल राइट की बात कर रहा है। आप इस चीज को गौर करना है। इंडिविजुअल राइट मतलब क्या? मेरा धर्म से संबंधित अधिकार, सामने वाले का धर्म से संबंधित अधिकार, आपका धर्म से संबंधित अधिकार। यहाँ पे कम्युनिटी राइट की बात नहीं हो रही कि हिंदू जो है एज ए कम्युनिटी अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते नहीं बना सकते, मुस्लिम एज ए कम्युनिटी अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते नहीं बना सकते। हम यहाँ पे कम्युनिटी राइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल राइट्स इन दी रिलीजन। धर्मों में हम हर एक इंसान के इंडिविजुअल राइट की बात कर रहे हैं। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आपको अगर मेंस में क्वेश्चन है तो आपको बस इन टर्म्स को ध्यान रखना है, कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट। प्रीलिम्स में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है प्रोफेस का मतलब क्या हो गया, तो आपको पता होना चाहिए सर प्रोफेस का मतलब है कि मैं अपने बिलीफ को ओपनली डिक्लेयर कर सकता हूं, दैट इज प्रोफेस। प्रोपेगेट का मतलब क्या है कि मैं अपने रिलीजियस टेनेंट्स को सामने वाले को समझा सकता हूं, बता सकता हूं, दैट इज प्रोपेगेट। कंफ्यूज नहीं होना इन टर्म्स में, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे ना मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा 9910193064। अगर आपको प्रिपरेशन ओरिएंटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन डेफिनेटली टेक्स्ट मी हियर व्हाट्सएप पे। आप मैसेज करना, प्लीज फोन मत करना, बिकॉज अल्टीमेटली बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल है। तो आप मुझे मैसेज करना, व्हेनेवर आई गेट द टाइम आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। प्लस जो हमारा मेंटोरशिप बैच चल रहा है इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे कोई भी इंक्वायरी हो आप इससे जान सकते हैं मुझसे, ठीक है। चलो मेंटोरशिप बैच क्या है कैसे मैं आपको आगे बता दूंगा, पहले कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 25 के ऊपर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस मतलब रोक लगाया जा सकता है, और वो रिस्ट्रिक्शन कैसे होगा सर? दैट हैज टू बी रीजनेबल, दैट हैज टू बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल तरीके से उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब वो कौन से ग्राउंड पे होगा सर? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट। सब इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो धर्म संबंधित अधिकार दिए गए ना, मौलिक अधिकार, इसको कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है। अगर
आपके अधिकार से लॉ एंड ऑर्डर में इशू आ रहा है। आपने बोला सर मैं तो अपने आर्टिकल 25 को एंजॉय कर रहा हूं, मैं अपने धर्म से संबंधित सेरेमनी सेलिब्रेट कर रहा हूं, और जो मेरा धर्म से संबंधित सेरेमनी है वो कुछ ऐसा है कि मैं पूरी रथ यात्रा निकाल रहा हूं, या फिर कुछ ऐसा कर रहा हूं जो पब्लिक प्लेस पे बहुत बड़ी अमाउंट में भीड़ आते हुए नजर आ रही है, और कोविड का टाइम चल रहा है, तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। कोविड में तो एक इंसान नहीं निकल सकता, आप पूरे ग्रुप को निकालो रिलीजियस राइट कह के कि मेरा धार्मिक अधिकार है, तो वैसे जगहों पे आपके उन अधिकार पे रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर की बात है, मोरालिटी की बात है। मतलब आपका अधिकार तब तक सही है जब तक वो पब्लिक ऑर्डर पे एज लार्ज इंपैक्ट नहीं डाल रहा हो। अगर वो पब्लिक ऑर्डर पे इंपैक्ट डालने लग गया तो उसकी वैलिडिटी कम हो जाती है, मतलब उस पर रोक लगाना शुरू कर दिया जाता है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगता है। इट इज नॉट जस्ट द रिस्ट्रिक्शन, इट्स कॉल्ड एज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब सही तरीके से उस पर रोक लगाया जा रहा है। जैसे आपको दिखाई देगा सर स्टेट पावर्स में कि दे रेगुलेट सेक्युलर एक्टिविटी, जो भी स्टेट है वो सेक्युलर एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। और क्या दिखाई देगा आपको, सोशल रिफॉर्म और वेलफेयर वाला एंगल दिखाई देगा। और क्या दिखाई देगा, ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू ऑल कास्ट, या फिर रिकॉग्नाइज किन पार्ट एज अ पार्ट ऑफ सिख फेथ। तो आपको जो भी कुछ दिखाई देगा ना, ये आपको स्टेट पावर के अंदर में दिखाई देगा। मतलब स्टेट आपके देश में रेगुलर एक्टिविटी, जो सेक्युलर एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकती है, सोशल रिफॉर्म कर सकती है। अब आप कहोगे सर हमारे धर्मों में महिलाओं को पढ़ाने की इजाजत नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है। इस पे स्टेट इंटरफेयर करेगा, बोलेगा कि महिलाओं के पास भी मौलिक अधिकार है ना यार, उनको भी पढ़ाई करने का अधिकार है। आर्टिकल 21 ये तो सबको बोलता है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो आप कैसे छोटे बच्चों को, लेडीज को, महिलाओं को मना कर रहे हो पढ़ने से। आप बोल दो कि सर हमारे धर्म में हम महिलाओं को बराबर का सम्मान नहीं देते, हम सिर्फ पुरुषों को ही महान मानते, ये तो गलत है। फीमेल्स का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो वैसे जगह पे स्टेट उसमें घुस करके रिफॉर्म्स ला सकता है। मतलब ये आपके स्टेट के पास में पावर है आर्टिकल 25 के क्लॉज 2 के अंदर में। तो धर्म एक ऐसा एस्पेक्ट है ना जो कहीं ना कहीं फेथ पे चलता है, बिलीफ पे चलता है कि हमारे पूर्वज जैसे कर रहे थे तो हम भी वैसे ही करेंगे। लेकिन अधिकार एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीजों पे चलता है, राइट, नेचुरल जस्टिस पे चलता है कि सबके पास में हमें सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो वो एक अलग एंगल है, दोनों में मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दैट शुड बी क्लियर आई थिंक। नेक्स्ट अगर हम आगे चले तो आपको आर्टिकल 25 देखेगा। मतलब देखो कितना सही कंटेंट बनाया चंदन सर ने, आई कांट टेल यू कितना सही कंटेंट बनाया है। आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस हैं, वर्ड्स हैं, सबको ब्रेक डाउन करके इतने माइन्यूट पॉइंट्स कर दिए। मतलब ट्रस्ट में यार, आपको लक्ष्मीकांत में भी ऐसे माइन्यूट पॉइंट्स नहीं दिखाई देंगे पढ़ने के बाद 10 बार, जिस जिस लेवल पे यहाँ पे इसको कम किया गया, राइट। एंड जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन ध्यान में और ये की टर्म्स आपने एक बार पढ़ लिया, ट्रस्ट मी, यू विल हैव अ ग्रेट होल्ड ओवर this particular topic of fundamental rights. So not just me, a huge thanks to Chandan sir for making such a beautiful content. Anyways, coming back again, हम अब पढ़ेंगे सर आर्टिकल 26 के बारे में, जो कहीं ना कहीं रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की बात करता है। तो मैंने आपको आर्टिकल 25 में क्या बताया था, आर्टिकल 25 इंडिविजुअल के राइट्स की बात करता है, हर एक इंसान के इंडिविजुअल राइट की बात करता है। सर आर्टिकल 26 आपके कम्युनिटी के राइट की बात करता है, मतलब एज अ कम्युनिटी जो रिलीजियस अफेयर है इसको मैनेज करने की बात की जा रही है। यहाँ पे आपके कम्युनिटी के अधिकार की बात की जा रही है, किसके अंदर में, आर्टिकल 26 के अंदर में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस, मतलब जो आपके रिलीजियस डिनोमिनेशंस है, जो भी आपके धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके क्या अधिकार है। तो देखो क्या लिखा हुआ है रिलीजियस डिनोमिनेशन को लेकर के, सबसे पहला पॉइंट बोला गया है कि एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब हर धर्म, ठीक है, अपना एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बना सकता है प्लस उसको मेंटेन कर सकता है। अब मैं अगर हिंदुइज्म को फॉलो करता हूं तो हिंदुइज्म से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन उसको बनाया जा सकता है, उसको मेरे द्वारा मेंटेन भी किया जा सकता है, फिर जो भी हमारी कम्युनिटी के लोग इनके द्वारा मेंटेन किया जा सकता है, ये अधिकार है। हमारे जो भी रिलीजियस मैटर्स है उनको हम खुद से मैनेज कर सकते हैं, मतलब डाउन द लाइन अगर रिलीजियस इश्यूज आ रही हैं तो उसमें जो उस रिलीजियस गुरु है, धर्म है, फॉर एग्जांपल आपको हिंदू में पंडित दिखा दिए, पंडित जी, तो वो जिस तरीके से बोलेंगे लोग बात समझेंगे और आपस में उसको सेटल डाउन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन एंड एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को ऑन कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं, धर्म वाली प्रॉपर्टी को मंदिर मंदिर बनाया जा सकता है, राइट। इस तरीके से आप सभी के पास में अधिकार है, आप जहां चाहो जिस जगह पे चाहो प्रॉपर्टी लेकर के मंदिर बना सकते हो, आपकी रिलीजियस प्रॉपर्टी है उसको ऑन कर सकते हो और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हु इज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है क्या, तो आपको पता चलेगा सर सुप्रीम कोर्ट का 3 पार्ट टेस्ट है। क्या है 3 पार्ट टेस्ट, कि कॉमन रिलीजियस डॉक्ट्रिन, मतलब आप जिसको रिलीजियस डिनोमिनेशन बना रहे हैं, मतलब अगर आप एक रिलीजियस ग्रुपिंग बना रहे हैं तो उसमें सारे लोगों के पास में
कॉमन रिलीजियस डॉक्ट्रिन होना चाहिए कि हम सब धर्म से संबंधित एक ही भाव को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या सभा बने थे, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन या सभा बहुत बड़े स्केल पे लोगों को इंपैक्ट नहीं किए। अगर कोई भी एक विचारधारा नई आती है ना, वो नई विचारधारा जब लोगों को इंपैक्ट करने लगती है, व्हेन अ न्यू आइडियोलॉजी स्टार्ट्स टू इंपैक्ट लॉट ऑफ पीपल, देन दैट आइडियोलॉजी कन्वर्ट टू अ सेक्ट, SECT, वो एक सेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक बड़े ऑडियंस तक पहुंच जाता है। जब वो बड़े ऑडियंस को और ज्यादा इन्फ्लुएंस करने लगता है और लोग उसको अपने कल्चर का पार्ट बना लेते हैं, फिर वो एक रिलीजन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म, फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म, बहुत सारे ऐसे रिलीजन जो आपको आज के टाइम पीरियड में दिखाई देते हैं, इनकी शुरुआत एक धर्म के रूप में नहीं हुआ था। दे स्टार्टेड एज एन आइडियोलॉजी, एक विचारधारा के रूप में शुरू हुए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कॉमन रिलीजियस डॉक्ट्रिन, बहुत सारे लोगों ने कॉमनली उसको फॉलो करना शुरू कर दिया एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन के रूप में, तो एक धर्म में वो कन्वर्ट हो गए। दे बिकेम एक्चुअली रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी लोग हैं जो एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, इन सभी का कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो हिंदुओं में मंदिर, दैट्स अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इस तरीके से आपके हर जगह पे हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन का, आइडियोलॉजी का एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। फिर आपको दिखाई देगा सर उनका कुछ डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए, मतलब उनका कुछ पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। आपकी जो आइडियोलॉजी विचारधारा उसका कुछ नाम होना चाहिए जिससे लोग आपको जाने। दैट डिस्टिंक्टिव नेम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, सबको एज सिंपल एज पॉसिबल। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सर आर्टिकल 27। तो देखो मैं आपको पहले बताता हूं, आर्टिकल 25 इंडिविजुअल राइट्स की बात कर रहा था कि आप अपने राइट्स को कंसाइंस है, आपके पास राइट टू कंसाइंस, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोपगेट, राइट। आपके पास बहुत सारे अधिकार है अपने धर्म को समझने का, लोगों को समझाने का, लोगों तक पहुंचाने का। दैट इज अबाउट द इंडिविजुअल राइट। आर्टिकल 26 आपके कम्युनिटी राइट की बात कर रहा था कि एज ए कम्युनिटी आप अपने धर्म से संबंधित इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, उनको ऑन कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर या फिर मैनेज कर सकते हैं। दैट वाज आर्टिकल 26। नाउ इज द आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहीं ना कहीं आपको बोलता है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस टैक्सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। ये आर्टिकल बोलता है सर कि धर्म के नाम पे आप टैक्स नहीं दे सकते। देयर कैन नॉट बी रिलीजियस टैक्सेशन। ऐसा नहीं है कि आप किसी का धर्म के नाम पे टैक्स लो, राइट। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मिडिवल इंडिया में मुगल्स के टाइम पीरियड में जिजिया टैक्स दिखाई देगा। जिजिया, राइट। जिजिया वाज अ टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, मतलब जो भी मुस्लिम नहीं है उनको एक जिजिया नाम का टैक्स देना पड़ेगा। तो इट्स अ टैक्स ऑन द रिलीजन, धर्म के नाम पे टैक्स दिया जा रहा है ऑन अ पैरेलल रूट। ऐसे टैक्सेस आप नहीं ले सकते, मतलब रिलीजियस टैक्सेशन से आपको फ्रीडम मिल रहा है। ये आपका आर्टिकल 27 बताता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, आपके रिलीजन के नाम पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टोरी के थ्रू इसको समझाऊंगा। सपोज करो आप वैष्णो देवी घूमने गए, सपोज करो आप वैष्णो देवी घूमने गए, ठीक है। अब वैष्णो देवी का एक खुद का एक वहां पे ट्रस्ट है, माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट करके कुछ है, जो उन एरियाज को मेंटेन करता है। मतलब कोई भी अगर श्राइन पे आ रहे हैं, कोई भी ऐसे दूर से लोग आ रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टफ में, तो पहाड़ पे चढ़ाई करते टाइम उनको खाना सस्ते दाम पे वहां मिलता है। मैं वहां पे 2 बार गया हूँ वैष्णो देवी, तो आपको पता चलेगा पहाड़ पे ना अलग अलग जगहों पे आपको खाना मिलेगा सस्ते दाम पे, सस्ते प्राइस पे आपको खाना खाने के लिए मिलेगा, राइट। सो ऑल यू फील इज कि वहां पे चीजें मैनेज की गई हैं, शेड्स बनाए गए हैं, राइट। जो भी बाहर से श्रद्धालु आए हैं उनको रुकने की जगह बनाई गई है, तो पूरा का पूरा उसमें खर्चा किया जाता है और वो ट्रस्ट मैनेज करता है। तो वहां पे इस टाइप के जो ट्रस्ट होते हैं ना, वो कुछ फी चार्ज करते हैं। दे विल चार्ज यू सम फी, एंट्री टाइम पे आपको फी लगेगा, फी आपको चार्ज किया जाता है। तो ये जो फी चार्ज किया जाता है ना, ये है रीजनेबल, ये रीजनेबल है, मतलब ये सही है, इसको आप कर सकते हो। आप इसलिए फी चार्ज कर सकते हो क्योंकि फी आप उसी से लोगे ना जो वहां पे घूमने गया है। अब वैष्णो देवी में कोई दूसरे धर्म का इंसान तो नहीं जा रहा है, हिंदू ही जा रहे हैं मेजोरिटी, है ना। अगर कोई बाकी रिलीजन का भी जा रहा है तो चूंकि वो वहां पे बेसिक फैसिलिटीज को एंजॉय करेगा, बेसिक फैसिलिटी यानी कि सस्ते दाम पे खाना मिल रहा है, पहाड़ की चढ़ाई है तो लोगों को बैठने का जगह मिल रहा है, पीने की पानी की सुविधा मिल रही है, सब बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। ये बेसिक फैसिलिटी मानवता के नाम पे दिया जा रहा है, धर्म के नाम पे नहीं दिया जा रहा है। तो उसको मेंटेन करने के लिए वहां की ऑर्गेनाइजेशन आपसे फी ले सकती है, लेकिन टैक्स नहीं ले सकती। यही मैं आपको बता रहा हूं, टैक्स में और फी में बहुत डिफरेंस। अब यहाँ पे 90% बच्चे गलती करेंगे, ठीक है। आप लक्ष्मीकांत 4 बार पढ़ लो फिर भी कंफ्यूजन रहेगा। क्या डिफरेंस है सर फी और टैक्स में? फी और टैक्स में डिफरेंस ये है कि जब हम टैक्स की बात करते हैं, लिसन दिस केयरफुली एवरीवन, जब हम किसकी बात करते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट द टैक्स, तो आपको बाई फोर्स देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं वैष्णो देवी जाऊं या ना जाऊं, मुझे हो सकता है ना कि धर्म के नाम पे टैक्स देना पड़ जाए, हो सकता है मैं हिंदुइज्म को ना फॉलो करता हूं लेकिन फिर भी मुझे टैक्स देना पड़ जाए, राइट। लेकिन फी का मतलब है
कि जो उस एरिया को मैनेज करने के लिए, उस एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक मिनिमम चार्ज ले रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल दैट फी। यानी कि फी आप ले सकते हैं, टैक्स आप नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है सबको? फी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें वहां पे सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना है। क्योंकि हमें क्या करना है, वी हैव टू डू दी सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन, हमें उस जगह का प्रशासन को बहुत ही सेक्युलर तरीके से मैनेज करने से वहां पे क्या ले सकते हैं, वी कैन डेफिनेटली चार्ज फी बट वी कैन नॉट चार्ज व्हाट, टैक्स। ये सबको समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू पे टैक्स फ्रॉम प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन, किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको टैक्स का पेमेंट वहां पे करना ही है। दूसरा, स्टेट कैन नॉट फेवर और फंड एनी पर्टिकुलर रिलीजन, आपका जो स्टेट है किसी को फेवर नहीं कर सकता, किसी को फंड नहीं कर सकता, मतलब स्टेट किसी धर्म को फेवर नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट के लिए सारे धर्म एक समान है, क्योंकि स्टेट धर्म निरपेक्ष है, स्टेट इज सेक्युलर इन नेचर, तो स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन आपसे फी लिया जा सकता है, टैक्स इज नॉट इक्वल टू फी, टैक्स इज नॉट इक्वल टू फी, आपसे फी लिया जा सकता है। इसमें दिया हुआ है फी अलाउड फॉर सेक्युलर सर्विसेज, फॉर एग्जांपल पिलग्रिमेज, सेफ्टी, सैनिटेशन, आपको वहां पे साफ सफाई दिया जा रहा है, आपकी सुरक्षा पे काम किया जा रहा है, आपको बेसिक फैसिलिटी दी जा रही है, तो इसके लिए आपसे बेयर मिनिमम फी लिया जा सकता है, बट आपसे वहां पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। दैट इज आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सबको समझ में आ रहा है आर्टिकल 27 क्या होता है? चलिए अपन आगे, शैल वी गो, फटाफट बताओ सब, समझ में आ रहा है सबको? चलो, बाकी मेंटोरशिप प्रोग्राम अपना चल रहा है, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि आखिरकार में आपको ये पूरा पूरा नोट्स कहाँ मिलेगा। इफ यू वांट टू गेट दिस नोट्स यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड इट फ्रॉम यूपीएससी बाय रुपेश, ठीक है? ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर्टिकुलरली फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड दिस एंड डू मल्टीपल रिवीजन, वहां सबका मल्टीपल रिवीजन भी साथ में चलता रहेगा, ठीक है? चलो, तो अभी हम पढ़ेंगे सर आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? ये सभी के सभी आपके धर्म वाले अधिकार है, 25, 26, 27, 28। 28 इज द लास्ट, रिलीजियस राइट, ठीक है? देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, राइट? आपको बताया गया है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से आपके पास में फ्रीडम है। मैं आपको इसका मतलब पहले समझाता हूं। देखो, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन इंस्टीट्यूशन होली फंडेड बाय स्टेट, मतलब सपोज करो कल सरकार एक कोई इंस्टीट्यूशन बनाती है, मतलब सरकार ने कल एक कॉलेज बना दिया, एक स्कूल बना दिया। अब उस किसी स्कूल में या फिर वो सरकारी स्कूल में या उस सरकारी कॉलेज में आप किसी धर्म से संबंधित इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं नहीं यहाँ पे तो जो भी आएंगे उसको टीका चंदन लगा के ही आना है, या फिर हमारे स्कूल या हमारे कॉलेज में हम अब हर महीने एक हवन करेंगे, राइट? या फिर हर महीने हम कुछ ऐसा नया प्रोग्राम करेंगे और सबको मैंडेटरी आना है, ऐसा आप उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसका है, वो स्टेट के द्वारा बनाया गया। वो किसके द्वारा बनाया गया? स्टेट। स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट का मतलब होता है सरकार, सरकार, या फिर इसको हम अथॉरिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वी आल्सो कॉल दिस एज अथॉरिटी। वो अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है, और जो भी चीज अथॉरिटी के द्वारा बनाई जाती है वो सबके लिए एक समान होती है। लिसन दिस केयरफुली, इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज मेड बाय द अथॉरिटी इट इज एक्चुअली इक्वल फॉर एवरीवन। तो अगर कुछ अथॉरिटी के द्वारा बनाया जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो सबके लिए एक समान रूप से बनाया जा रहा है। तो उस जगहों पे हमेशा याद रखना, आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि आपका जो स्टेट है ये कैसा है सर? आपका स्टेट तो सेक्युलर है ना, ये तो आप सभी को पता है। स्टेट कैसा आपका? द स्टेट इज सेक्युलर, मतलब स्टेट सबको एक समान मान रहा है। अगर आपने अपने बनाए गए, मतलब सपोज करो अगर गवर्नमेंट ने एक स्कूल बना दिया, गवर्नमेंट ने कॉलेज बना दिया, उस कॉलेज में वो किसी धर्म से संबंधित आदेश दे रहे हैं, धार्मिक चीजों को करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हैम्पर कर रहे हैं ना जो चीजें हैं ग्राउंड्स पे, बिकॉज फिर आप सेक्युलर कहाँ रहे? तो उन जगहों पे आप इस तरीके से रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इंपार्ट नहीं कर सकते। दैट शुड बी क्लियर, राइट? अब देखो इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से ऑर्गेनाइजेशंस है जहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। मैं उसको टेबल में यहाँ पे लेके आया हूँ, मैं आपको टेबल के थ्रू समझाता हूँ, थोड़ा इजीली आपको समझ में आएगा। देखो, अगर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको पूर्ण तरीके से स्टेट फंड कर रही है, स्टेट उसको पैसा दे रही है, स्टेट ने उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, तो उसके अंदर में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। आप धर्म से संबंधित कोई भी इंस्ट्रक्शन वहां पे नहीं दे सकते। कब? अगर वहां पे स्टेट ने पूर्ण रूप से फंड किया। इफ इट इज होली फंड बाय स्टेट देयर विल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इंपार्टेड, एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है? नेक्स्ट क्या दिखाई देगा सर? स्टेट एडमिनिस्ट्रेड बट एस्टैब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट। मतलब क्या है? अगर किसी ट्रस्ट ने बनाया है, अगर कोई ट्रस्ट बना रहा है और स्टेट उसका देखभाल कर रहा है, लेकिन बनाया किसने? ट्रस्ट ने बनाया, तो वहां पे आप दे सकते हो ना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब गौरी गोपाल ट्रस्ट हो,
तो हो सकता है ना कि वो गौरी गोपाल से संबंधित इंस्ट्रक्शन दे, हो सकता है ना वहां पे भगवत गीता की बात की जाए, क्योंकि वो ट्रस्ट ही ऐसा है। अब गौरी गोपाल ट्रस्ट में कोई दूसरे धर्म का इंसान नहीं जाएगा जब तक उसको उस ट्रस्ट में, उस धर्म की आइडियोलॉजी में खुद का इंटरेस्ट ना हो। समझो इस चीज को, किसी को बाई फोर्स तो नहीं भेजा जा रहा ना उसमें। तो अगर कोई भी ट्रस्ट है अपने देश में, कोई इंस्टीट्यूशन बना रहा है, तो वहां पे अपना इंस्ट्रक्शन दे सकता है। स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है लेकिन स्टेट फंड नहीं कर रही है। स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब समझो इसका मतलब स्टेट ने बोल दिया कि ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है और ये सही यूनिवर्सिटी है, ठीक है। स्टेट मानती है कि हमारे एरिया में एक यूनिवर्सिटी और बहुत सही यूनिवर्सिटी, हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन वो खुद से बनाई गई यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट लोगों के द्वारा बनाई गई है, हमने उसमें कोई फंडिंग नहीं दिया है। तो वैसे जगह पे अगर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देंगे तो वॉलेंट्री होना चाहिए, कि जो लोग उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहे आए, बैठे, समझे, सीखे, नहीं माने तो ना सीखे, किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा। देखो ये सबके सब चीजों को इस तरीके से बनाया गया ना, ताकि एट द एंड ऑफ द डे चीजें सेक्युलर तरीके से सामने आए। थिंग्स शुड बी सेक्युलर, दिस इज द एंटायर पर्पस। एट द एंड हम चाहते हैं कि चीजें क्या हो सर, सेक्युलर तरीके से सामने, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया, समझो इस चीज को। और लास्ट में आपको दिखाई देगा सर स्टेट एडेड, मतलब क्या, स्टेट अगर एड कर रहा है, स्टेट अगर उसमें पैसा दे रहा है तो अलाउ किया जाएगा, वो भी वॉलेंट्री बेसिस पे किया जाएगा। और एड का मतलब अलग होता है सर, एक होता है स्टेट फंडेड, स्टेट फंडेड का मतलब है कि पूरा पैसा स्टेट ने दिया, तो उसमें अलाउ नहीं है। लेकिन स्टेट कुछ मदद दे रहा है, एड दे रहा है, कुछ सहायता दे रहा है, तो उसमें अलाउ कर सकते हैं हम कि आप धार्मिक चीजों को पढ़ाइए, लेकिन वॉलेंट्री बेसिस पे, कि जिसका मन है वो पढ़े, जिसका मन है वो, जिसका मन नहीं है वो ना पढ़े। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ फटाफट, ये सबको समझ में आया क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि जब भी आप ऐसे टर्म्स को उठाओगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर शार्प रिवीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अगर हम आगे चले तो आपको दिखाई देगा सर आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या बोल रहा है सर? सो आर्टिकल 29 कहता है, इट पर्सनली स्पीक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या बोलता है ये? इट टॉक्स अबाउट सर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब अब हम आर्टिकल, अब इस चीज को याद रखना, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 ये आपके माइनॉरिटीज के राइट है। किसके राइट है सर? ये आपके माइनॉरिटीज के राइट है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले स्लाइड में कि आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो आर्टिकल्स थे ये किसके थे? रिलीजियस राइट्स थे। आर्टिकल 29 और 30 आपके माइनॉरिटीज के राइट्स हैं। याद आ रहा है? मैं आपको अभी स्टार्टिंग में क्लास में बताया था कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 इक्वालिटी का राइट है, 19 से लेकर के 22 फ्रीडम का राइट है, 23 24 एक्सप्लॉइटेशन के विरुद्ध आपके पास अधिकार दिया गया है, 25 से लेकर 28 आपके धार्मिक अधिकार है, और 29 30 आपके अल्पसंख्यक लोगों के लिए अधिकार है। दोज हु आर इन द माइनॉरिटीज, दीज राइट्स आर फॉर स्पेशली दोज पीपल। सो टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, लिसन हियर एवरी वन ऑफ यू, ये जो भी आप फंडामेंटल राइट्स देख रहे हो, जो मेरे को याद है, ये मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैंने फंडामेंटल राइट्स को कम से कम 10 बार तो पढ़ाया है बच्चों को, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में, राइट। दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव मेमोराइज्ड दीस आर्टिकल्स। तो आप अगर नहीं पढ़ा रहे हो किसी को तो आपको इतने बार तो पढ़ना चाहिए। अगर मैंने 10 बार पढ़ाया तो आप कम से कम 15 बार तो रिवाइज करो, ठीक है। और 10 और 15 आपको लग रहा है सर कितना बड़ा नंबर है, नहीं है बड़ा नंबर भाई, एक साल एग्जाम नहीं निकलेगा ना। अगले साल जब सेम प्रोसेस पे घिसोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यू आर अंडर द सेम ट्रैप एंड यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रैप। समझो इस चीज को। सो इट विल टेक टाइम, सो मल्टीपल रिवीजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट मल्टीपल रिवीजन यू कैन नॉट एक्चुअली रिवाइज दिस फैक्चुअल स्टफ, ठीक है। तो आपको आर्टिकल 29 में क्या दिखाई देगा? आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब जो भी माइनॉरिटीज हैं, राइट, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। इट्स टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो आर्टिकल 29 क्या बोलता है? सो आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स दैट, क्या बोल रहा है आर्टिकल 29? कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब हमारे देश का कोई भी सिटीजन का एक सेक्शन है, कोई भी ग्रुप है सिटीजन का, और वो हमारे देश में किसी भी कोने में रह रहा है, किसी भी पार्ट पे रह रहा है, राइट, उसके पास में उसकी खुद की भाषा है, खुद का स्क्रिप्ट है, खुद का कल्चर है, ठीक, राइट। तो उसके पास में अधिकार है कि वो उसको कंजर्व कर सके। क्या कर सके? कंजर्व कर सके। सपोज करो मैं इस देश के किसी एक कोने में रहता हूं, मेरी खुद की भाषा है, खुद की स्क्रिप्ट है, खुद का कल्चर है, खुद का ट्रेडिशन है, हम इस तरीके से पूजा कर रहे हैं, हम इस तरीके से भगवान की आराधना कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं अपने अपने जगहों पे कर रहे हैं, तो मेरा अधिकार है कि मैं इसको कंजर्व करूं। कोई मुझे ये नहीं बोलेगा तुम ये नहीं कर सकते, ये तो नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, वैसा नहीं हो सकता, ऐसा होना चाहिए।
और कहीं ना कहीं मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक दैट सीरियसली, बट कहीं ना कहीं ये जो रिलीजियस फ्रीडम्स हमें मिले हैं, इन्हीं रिलीजियस फ्रीडम के कारण हमें इन्वायरमेंटल डिसबैलेंसेस देखने को मिलता है। हम मतलब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम पूजा पाठ करने के बाद चीजों को सही तरीके से अरेंज नहीं करते। आप देखते होंगे बहुत भव्य रूप से मूर्ति विसर्जन किया जाता है, लेकिन मूर्ति विसर्जन के नाम पे हम मूर्तियों को कहीं भी जाकर के थोड़े से एरिया में पानी में कहीं भी जाकर के डाल आते हैं, जिससे वहां पे पॉल्यूशन हो रहा है और कहीं ना कहीं वो अपमान भी है देवी देवताओं का। राइट, तो हमें ऐसे राइट्स को एंजॉय करते टाइम में ध्यान रखना चाहिए कि हम इन्वायरमेंट पे भी मिनिमम बैलेंस मतलब मिनिमम इम्पैक्ट डालें, और जिनको हम अपना आराध्य, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनको सही जगह पे लेकर के उनका क्या कर सकते हैं आप, ऐसे विसर्जन करें। राइट, ऐसा नहीं कि किसी छोटे से कुएं, तालाब और कहीं पोखर और थोड़ा सा पानी दिख गया वहां पे आपने विसर्जन कर दिया, क्योंकि वैसे ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी सूख रहा है, सारा पानी सूख जाता है और वो वहां पे चीजें वैसे ही पड़ी रहती है और वो बहुत ही बुरी स्थिति में वहां पे पड़ी रहती है, सही नहीं दिखता। आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि पानी सूख गया और मूर्तियां वैसी ही पड़ी हुई है और कीचड़ उचड़ आसपास में, वो देखने में सही भी नहीं लगता और कहीं ना कहीं भगवान का अपमान भी है, जिस भी हम धर्म को मानते हैं। तो रिलीजन हमें इतने अधिकार दिए गए संविधान के द्वारा, इसलिए दिए गए ताकि हम इस अधिकारों को सही तरीके से यूज करें। ऐसा ना हो कि हम इसको मिसयूज करना स्टार्ट कर दे, जो कि मेजोरिटी ऑफ अस, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूं, मेजोरिटी ऑफ अस वी ऑल आर डूइंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड अगेन, दैट वी शुड नॉट डू इट। ठीक है, एनीवेज अगर हम आगे चले तो आपको क्या दिखाई देगा, सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, कोई भी जो सेक्शन है सिटीजन का, राइट, इस राइट को इस्तेमाल कर सकता है। अब इस चीज को समझो, आपके इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या लिखा है, आर्टिकल 29 में, कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रेसिडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हमारे देश के किसी भी कोने में कोई भी सिटीजन है, रह रहा है, यही बात कहा गया ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, मतलब सिटीजन का कोई भी सेक्शन किसी भी कोने में रह रहा है। तो एनी सिटीजन, एनी सेक्शन का मतलब है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन का मतलब है सर हम यहाँ पे माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ में हम सर यहाँ पे मेजॉरिटी की भी बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ माइनॉरिटी एंड दी मेजॉरिटी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस, राइट। तो हम अगर एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस की बात कर रहे हैं, मतलब हम माइनॉरिटी, एनी सेक्शन मतलब तो कोई भी हो सकता है ना, अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं, बहुसंख्यक भी हो सकते हैं, माइनॉरिटी भी हो सकता है, मेजॉरिटी भी हो सकता है, कोई भी है अगर, और उनका खुद का अगर कोई कल्चर है, खुद की कोई भाषा है, खुद की अगर स्क्रिप्ट है, तो उसके पास अधिकार है कि उसको बचा सके, कंजर्व कर सके, चाहे वो माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, जो भी रिटी हो, एनीवन। ठीक है, आर्टिकल 29 का वन, ये सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा था, जो कि बहुत ही अच्छा जजमेंट है। पहले हम इसको सिर्फ माइनॉरिटी राइट समझते थे, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 तो सिर्फ माइनॉरिटी के अंदर में आता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको सिर्फ माइनॉरिटी तक कन्फाइन मत करो, स्पेशली आर्टिकल 29 का, इसका स्कोप तो मेजोरिटी के पास भी है। कहने का मतलब ये है कि सर आप माइनॉरिटी है इस देश में, तो आप अपने कल्चर को बचा सकते हैं, आपके पास अधिकार है। तो क्या जो इस देश में मेजोरिटी वो अपने कल्चर को नहीं बचाएगा? डेफिनेटली बचाएगा, उसका भी तो अधिकार है। तो इसलिए आपके संविधान में यहाँ पे लिखा हुआ है एनी सेक्शन। संविधान को जिसने लिखा है, जिन लोगों ने लिखा है, लेट मी टेल यू, दे वर द फोर साइडिंग पीपल, बहुत दूर तक उनको दिखता था चीज, तभी उन्होंने एक एक शब्द को इस तरीके से प्लेस किया है कि इतने साल होने के बावजूद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रेलिवेंट है। बहुत मिनिमम लेवल पे अमेंडमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हम हर साल में 5 बार संशोधन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बहुत कम सालों में संशोधन होता है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रेलिवेंट है। So the way they have actually written things or made clauses is excellent. Hats off to Dr. B.R. Ambedkar and the team, the entire team who have drafted the constitution. Anyways, coming ahead, आर्टिकल 29(1) क्या बोलता है? राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। हमारे पास में अधिकार है कि अपने अपने लैंग्वेज को, अपने अपने स्क्रिप्ट को, अपने अपने कल्चर को हम क्या कर सकते हैं सर? वी कैन डेफिनेटली कंजर्व दैट स्टफ। आर्टिकल 29 का 2 क्या बोलता है? इट टॉक्स दैट नो डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू स्टेट और स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। मतलब क्या है? हम भेदभाव नहीं करेंगे किसी का भी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर उसको स्टेट ने कोई इंस्टीट्यूशन को बनाया है, अगर स्टेट ने किसी इंस्टीट्यूशन को बनाया है और उसमें कोई एडमिशन ले रहा है, तो उसके साथ आप भेदभाव मत करो, ये तो हिंदुओं का इंस्टीट्यूशन है, ये मुस्लिम का इंस्टीट्यूशन है, नहीं। अगर स्टेट ने उसमें एड किया है, स्टेट के द्वारा बनाया गया है, तो वो सबका है, तो उसमें भेदभाव वाली चीजें नहीं दिखाई देंगी। यानी कि आपको पता चलेगा कि आपका जो आर्टिकल 29 है, ये दो प्रकार की माइनॉरिटीज की बात कर रहा है। एक तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, भाषा के रूप में कौन अल्पसंख्यक है, दूसरा रिलीजियस माइनॉरिटी, धर्म के नाम पे कौन अल्पसंख्यक है। इस चीज को याद रखना, धर्म एंड भाषा, राइट, ये दो प्रकार की चीजें हैं जिसमें लोग आपको अल्पसंख्यक दिखाई देंगे। हो सकता है ना कि सामने वाला इंसान बोले कि मेरे धर्म के लोग बहुत कम है, सो मैं धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हूं। कोई कहे नहीं, मेरे तरीके से भाषा वाले लोग कम है, भाषा बोली वाले, तो हम भाषा के रूप में अल्पसंख्यक है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट दिस right basically protects what religious and linguistic minorities.
रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्ट करता है प्लस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आता है। ठीक है, आर्टिकल 29 का ए क्या बोलता है? इट टॉक्स अबाउट ग्रुप राइट्स, जो ग्रुप में सबका अधिकार है। 29 का 2 बोलता है सर इंडिविजुअल राइट्स के बारे में। ठीक है, जो आपका 29 का 2 है ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते उसकी बात कर रहा है। और 29 का 1 कह रहा है कि पूरे के पूरे ग्रुप में जितने लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी है मेजोरिटी है, अपने अपने धर्मों को कंजर्व कर सकते हैं, अपने ट्रेडिशन को, कल्चर को, लैंग्वेज को, सबको कंजर्व कर सकते हैं। तो ये जो डायमेंशंस मैंने दिया है ना कि ग्रुप राइट, इंडिविजुअल राइट, प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चले अपन आगे, शैल वी गो अहेड? चलो नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सर, अब हम आते हैं आर्टिकल 30 के अंदर में, जो कि आपका माइनॉरिटी का सबसे आखिरी आर्टिकल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रिंक सम वाटर, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सो थर्स्टी टुडे। अब आपका जो आर्टिकल 30 है ये क्या बात करता है? तो इट टॉक्स अबाउट सर माइनॉरिटी एजुकेशनल राइट्स। जो भी माइनॉरिटी है उनके कुछ एजुकेशनल राइट्स है, उसकी बात आपको आर्टिकल 30 करता हुआ नजर आएगा। क्या है माइनॉरिटी का एजुकेशनल राइट? तो ये बोलता है सर राइट्स ग्रांटेड, हम किसको किसको राइट्स ग्रांट कर रहे हैं? तो ये बोलता है सर एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी माइनॉरिटीज है अपने जो इंस्टीट्यूशंस है राइट, उसको एडमिनिस्टर, उसको देखभाल कर सकते हैं और उसको स्टैब्लिश भी कर सकते हैं। जो भी माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है, अपने अपने इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं प्लस अपने इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट बोलता है सर कि वो फेयर कंपनसेशन उनको मिलेगा इफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड अंडर 44th अमेंडमेंट, अगर उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया गया स्टेट के द्वारा 44वां अधिनियम में, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या अधिनियम है राइट। अगर 44th अमेंडमेंट के द्वारा उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया स्टेट ने, तो उनको कंपनसेशन भी सही रूप से मिलेगा, भरपाया मिलेगा, स्टेट उनको पैसा पे करेगा उसके बदले में। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रांटिंग एड टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस राइट, मतलब अगर कोई माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है, अल्पसंख्यक लोगों का कोई इंस्टीट्यूशन है जिनकी संख्या कम है, तो उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ये तो अल्पसंख्यक है तो इनको हम नहीं राइट देंगे, ऐसा नहीं है राइट। आपको उनको भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसे मेजोरिटी को ट्रीट कर रहे हैं, तभी तो ये माइनॉरिटीज का अधिकार है, तभी तो आप माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना? बस सही, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन की बात करूं, सो इट अप्लाइज टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ओनली। ऑब्वियस सी बात है सर, ये रिलीजियस माइनॉरिटी की बात कर रहा है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात कर रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, माइनॉरिटी का मतलब है सर रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। दूसरा, इंक्लूड राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन इन ऑन लैंग्वेज, मतलब क्या है? हर माइनॉरिटी का खुद का अधिकार है कि अपने भाषा में ही चीजों को, एजुकेशन को इम्पार्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर में लैंग्वेज इंपोज करें कि नहीं आपको इसी भाषा में अपना एजुकेशन को प्रमोट करना है। दैट शुड नॉट बी द केस। आप किसी भी लैंग्वेज में उनको प्रमोट करने की अनुमति देंगे, वो अपने हिसाब से प्रमोट कर सकते हैं, अपने अपने पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं, एज सिंपल एज पॉसिबल। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया आर्टिकल 30 के अंदर में। पहला बोल रहा गया कि अगर उसको रिकॉग्निशन और एड मिल रहा है स्टेट के द्वारा, तो वो स्टेट रेगुलेशन करेगा। मतलब अगर स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइज किया, स्टेट अगर उसको पैसा एड दे रहा है, तो स्टेट उसको रेगुलेट करेगा। दूसरा, अगर स्टेट सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है लेकिन एड नहीं दे रहा, नो एड, तो भी स्टेट उसको रेगुलेट करेगा, क्योंकि स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइज किया है लेकिन ना ही रिकॉग्नाइज कर रहा है ना ही एड दे रहा है, तो 9 के बराबर उसमें रेगुलेशन होगा। मतलब अगर स्टेट मानता है कि इस प्रकार की माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है हमारे पास में, प्लस उनको कुछ पैसा दे रहा है, तो स्टेट उसको रेगुलेट करेगा। स्टेट पैसा नहीं दे रहा लेकिन मान रहा है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन है, तो भी रेगुलेट करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। और स्टेट ना ही मान रहा है ना ही उसको एड दे रहा है, तो उसमें रेगुलेशन स्टेट का मिनिमम होगा। मतलब गवर्नमेंट वैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में मिनिमम रेगुलेशन करेगी, उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को वहां के माइनॉरिटी वाले लोग ही रेगुलेट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और लास्ट है सर आपका आर्टिकल 32, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी 2-3 आर्टिकल्स है बट बहुत ही बेसिक्स है। आर्टिकल 32 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आर्टिकल 32 से सर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आर्टिकल 32 को कहा गया हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप एक चीज को याद रखना, सपोज करो मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको ये अधिकार दे रहा हूं, वो अधिकार दे रहा हूं, ऐसा अधिकार वैसा अधिकार, मैंने आपको सिर्फ 50 अधिकार दे दिए, और ग्राउंड पे सही मायने पे आपके पास उन अधिकार का इन्फोर्सेबिलिटी है ही नहीं, आपके वो जो राइट्स है वो इन्फोर्स हो ही नहीं पा रहे, तो वो राइट्स कहीं से भी हेल्पफुल है आपके लिए। समझो इस चीज को मैं क्या बता रहा हूं। सपोज करो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको 50 अधिकार दे रहा हूं, 50 राइट्स दे रहा हूं, लेकिन क्या हो अगर उनमें से किसी भी राइट का वायलेशन हो, उसको रीस्टोर करने का कोई प्रोविजन उसमें दिया ही ना हो,
तो आप मेरे को बताओ क्या वो राइट कहीं से भी जस्टिफाइड? इट इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। आप किसी को दो ही अधिकार दो, लेकिन आप उसको ये जरूर बताओ कि अगर इसमें से एक भी वॉयलेट हुआ तो आप उसको रीस्टोर कैसे करोगे, उसका रिस्टोरेशन कैसे होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आपको दुनिया भर का फंडामेंटल राइट दे दिया, लेकिन कर वो फंडामेंटल राइट वॉयलेट होने लग गया और आपके पास में कोई उपाय ही नहीं बचा है उस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने का, तो फंडामेंटल राइट नाम के लिए ही है, आपके लिए किसी काम के नहीं है वो। और आर्टिकल 32 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्सेबिलिटी के ऊपर में क्वेश्चन उठाता है। मतलब क्वेश्चन क्या उठाता है, उनको इन्फोर्स कराता है। अगर मैं सिंपल और सरल भाषा में बताऊं तो मतलब अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ, इफ एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, देन आर्टिकल 32 मेक श्योर दैट द वायलेटेड फंडामेंटल राइट शुड बी इमीडिएटली रीइंफोर्स्ड। इमीडिएटली आपके उस अधिकार को रीइंफोर्स किया जाए, आपको आर्टिकल 32 बताता है। तो आपका आर्टिकल 32 क्या बताता है? इट प्रोवाइड्स रेमेडीज टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के कुछ तरीके, कुछ रेमेडीज बताता है। अब यहां से क्वेश्चन आते हैं, प्रीसाइजली 5 रेमेडीज बताता है। मैं आपको 5 रेमेडीज बताऊंगा क्या क्या है, आपके फंडामेंटल राइट को कैसे इन्फोर्स किया गया। ठीक है, आपको ये बताता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो, यू कैन हैव डायरेक्ट एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट। आप जाके सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हो कि सर मेरा आर्टिकल 32 वॉयलेट हुआ, मुझे इसको इन्फोर्स कराना है। दैट डायरेक्ट एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको क्या दिखाई देगा? इट मेक्स फंडामेंटल राइट्स मीनिंगफुल एंड रियल। आपका जो फंडामेंटल राइट है इसको ये मीनिंगफुल बनाता है और उसको बहुत रियल बनाता है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। मतलब आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डाउन द लाइन आपके राइट्स को इन्फोर्स कराता है। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डाउन द लाइन आपके राइट्स को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कराता है। और आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हुआ, अगर आप हाई कोर्ट में जाओगे तो अब जाओगे सर आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद ये बहुत ही इजी से खत्म हो जाएगा। देखो आर्टिकल 32 खुद क्या है? एक फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं हो सकता, इसको तो इन्फोर्स कराना है। राइट, फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फोर्सेबल इन नेचर। कुछ भी हो जाए कोर्ट के द्वारा आपको इन्फोर्स कराना है, ये तो बात पता है। किसी का मौलिक अधिकार हनन नहीं हो सकता, अगर हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट उसके राइट को वहीं पर रिस्टोर करेगा, ये बात तो पता है। आप सुप्रीम कोर्ट में किसी के फंडामेंटल राइट को रीस्टोर करने के लिए अगर आप जा रहे हो तो कौन से आर्टिकल की मदद से जाओगे? सर आर्टिकल 32 की मदद से जाओगे। और इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके फंडामेंटल राइट को रीस्टोर नहीं किया, यानी कि आर्टिकल 32 वॉयलेट हो गया, यानी कि फिर से एक और फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया। समझो इस चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूं। जनरली आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसका काम है सर आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करना। और आप कोर्ट में गए कि सर मेरा फंडामेंटल राइट जो अभी खराब हो गया, राइट, वो अभी क्या बोलते हैं उसका वॉयलेशन हुआ है, उसको इन्फोर्स करवाओ। और आप इन्फोर्स कराने के लिए गए हो और आर्टिकल 32 का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आर्टिकल 32 ही कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में आपका फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराता है। और अगर फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्स नहीं किया तो पहला वाला जो उल्लंघन हुआ था उसको तो छोड़ दो, जिसके लिए आप इन्फोर्स कराने के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसके साथ साथ एक और फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया, दैट इज आर्टिकल 32। दैट इज द रीजन वाई दुनिया पलट जाए, भूकंप आ जाए, सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करना ही करना है। इट इज मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू रिस्टोर योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट में जाओगे तो हाई कोर्ट के ऊपर है, हाई कोर्ट चाहे तो उसको रीस्टोर कर सकता है, अगर हाई कोर्ट चाहे तो उस वक्त वो बिजी है किसी और केस में तो मना कर सकता है, बोलेगा कि सर मेरे पास में भी टाइम नहीं है, मैं आपका फंडामेंटल राइट का केस नहीं दे सकता, मैं कुछ और केसेस में इन्वॉल्व हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को करना ही करना है, दुनिया पलट जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मैंडेटरी किया गया, क्योंकि आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन हाईकोर्ट का आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट कुछ टाइम के बाद बोल सकता है कि सर अभी मेरे पास दुनिया भर के केस है, मुझे पता है आपका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, लेकिन मैं अभी उस केस को नहीं देख सकता क्योंकि मैं अभी दूसरे केसेस में इन्वॉल्व हूं। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मैंडेटरी है कि उसको इन्फोर्स कराना, बिकॉज आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो। तो आर्टिकल 32 का की प्रोविजन क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट एक्शंस देगा, ऑर्डर्स देगा, रिट जारी करेगा। रिट का मतलब होता है सर, रिट का मतलब होता है लीगल ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट लीगल ऑर्डर जारी करेगा आपकी फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए। पार्लियामेंट लोअर कोर्ट को इंपावर कर सकती है कि आप फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो उसको रिस्टोर करिए। पार्लियामेंट के पास पावर, एक लोअर कोर्ट को शक्ति दे सकती है, फिर लोअर कोर्ट भी आपके वायलेटेड फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करेगी। ठीक है, फिर
दे कांट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 359 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। मतलब आपका जो फंडामेंटल राइट है इसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते, सस्पेंड सिर्फ 359 के अंदर होगा जब नेशनल इमरजेंसी लगेगा। इसको भी भूल जाओ, इसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इमरजेंसी चैप्टर में, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इमरजेंसी में, आपको वहां पे इसके बारे में बताऊंगा, तभी इस पे स्ट्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें कभी संशोधन नहीं हो सकता, आर्टिकल 32 को कभी भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके नहीं हटा सकती, क्योंकि आर्टिकल 32 क्या है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एज सिंपल एज पॉसिबल। चलो आगे अगर हम चले तो ये जो 5 रिट्स हैं, अब ये 5 रिट्स को कवर करेंगे, आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही 5 रिट्स है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मल्टीपल ओकेजन से बहुत बार पूछे जाते हैं। क्या क्या है, सबसे पहला इस पर हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस कहता है टू हैव द बॉडी, मतलब किसी को आपने सपोज करो किसी को अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर लिया गया, पुलिस ने किसी इंसान को अनलॉफुली तरीके से डिटेन किया हुआ, उसकी गलती नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस लगाएगा। हैबियस कॉर्पस का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है टू हैव द बॉडी, मतलब उस इंसान को कोर्ट में लेकर के आइए, उसको रिलीज करिए। क्या है इसका मतलब, टू रिलीज ए पर्सन हु इज इलीगली डिटेन, इलीगल तरीके से सामने वाला इंसान को डिटेन किया गया, उसको कोर्ट में लेकर के आइए, इसलिए वहां पे क्या लगा, हैबियस कॉर्पस लगा। यानी क्या है, ये स्टेट के अगेंस्ट भी लग सकता है प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने किसी को पकड़ के रखा हुआ है तो भी कोर्ट लगा देगा हैबियस कॉर्पस, उसको जल्दी लेकर के आओ कोर्ट में, उसको रिलीज करो, ठीक है, अगर इलीगल तरीके से डिटेनिंग है तो, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा ये। दूसरा मैंडामस, मैंडामस का मतलब ही होता है सर वी कमांड, मतलब हम कमांड दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैंडामस, वी आर कमांडिंग यू, ठीक है। वी कमांड का मतलब क्या है, टू डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ पब्लिक और लीगल ड्यूटी। हमने एक पब्लिक अथॉरिटी को बोला है कि आप पब्लिक ड्यूटी या लीगल ड्यूटी को जल्द से जल्द करिए, इसका मतलब क्या है सर, हमने वहां पे मैंडामस लगाया, हमने वहां पे वी कमांड लगाया है। मतलब क्या है इसका, पब्लिक ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बॉडीज, लोअर कोर्ट्स, इन सभी के ऊपर में क्या लग सकता है, वी कमांड लग सकता है। मतलब सपोज करो कोई पब्लिक अथॉरिटी है, काम को नहीं कर रही, उसको वो काम करना था, तो उसके ऊपर में वी कमांड लगा दिया गया। लेकिन क्या वी कमांड उन अथॉरिटीज के ऊपर लगाया जा सकता है जिनके पास में डिस्क्रिशनरी पावर हो, इसको याद रखना। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है, आपके समझ बूझ। सपोज करो मैं बोलता हूं कि आप अपने समझ बूझ के हिसाब से देख लो आपको क्या सही लगता है, मतलब मैंने आपको अथॉरिटी दी, अगर आपको सही लगता है तो आप करो, नहीं सही लगता तो मत करो। तो आपके ऊपर मैं फोर्सफुली नहीं बोल सकता कि आपने क्यों नहीं किया या फिर आपने क्यों किया, क्योंकि मैंने तो आपको डिस्क्रिशनरी पावर दिया है। तो मैंडेमस हमेशा याद रखना उनके ऊपर लगता है जिनकी ड्यूटी थी करने का बट उसने किया नहीं, तो कोर्ट ने मैंडेमस लगाया। अगर किसी के पास में डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको अपने समझ बूझ के हिसाब से काम करना है, उसके ऊपर में मैंडेमस नहीं लगेगा, क्योंकि तो इंसान सीधा बोल देगा ना सर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास डिस्क्रिशनरी पावर था, मुझे फील हुआ कि ये सही नहीं है, मैंने नहीं किया, तो कोर्ट भी बोलेगी हाँ ये बात तो सही है। तो मैंडेमस हमेशा याद रखना उनके ऊपर लगाया जाता है जिसका काम है वो करने का बट वो नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल सरकारी अधिकारी, अब उनका काम है कि लोगों की मदद करे, सेवा करे, वो नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी पे सही तरीके से नहीं आ रहे, कोर्ट लगा देगा उन पर मैंडेमस। या फिर जो लोअर कोर्ट्स है, लोअर कोर्ट्स को अपना जजमेंट देखना था, उस केस को रीड करना था, उसने केस रीड नहीं किया, तो ऊपर का कोर्ट लगा देगा मैंडेमस। समझो इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट प्रोहिबिशन, मतलब क्या होता है, टू फॉरबिड, किसी को रोकना, रोक दो, दैट्स कॉल्ड द प्रोहिबिशन। क्या लिखा हुआ है, हाई कोर्ट अगर किसी लोअर कोर्ट को ऑर्डर देने से रोके, हो सकता है ना कि लोअर कोर्ट के पास पावर नहीं है, वो अपने औकात से ज्यादा ऊपर उठ करके जजमेंट दे रही है, मतलब उसके पास तो उतनी पावर नहीं, अथॉरिटी नहीं है, उस अथॉरिटी से ऊपर बढ़ करके वो डिसीजन ले रही है, जुरिस्डिक्शन ले रही है, तो उस पर्टिकुलर जगह पे उसके ऊपर में प्रोहिबिशन लगाया जाएगा। इसका मतलब होता है उसको रोकना, और ये प्रोहिबिशन लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल्स के ऊपर लगाया जा सकता है कि ट्रिब्यूनल्स को रोका जा रहा है, नहीं आप इस पे जजमेंट नहीं दे सकते, ये बड़ा केस है, इसको हमारे पास लेकर के आओ, हम इस पे जजमेंट देंगे। मतलब हमने क्या कर दिया, आपको प्रोहिबिट कर दिया, आपको रोक दिया। इस प्रोहिबिशन का जस्ट उल्टा था मैंडेमस। मैंडेमस आपको कमांड कर रहा था कि आप काम करो, प्रोहिबिशन आपको रोक रहा है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मत करो, ये तुम्हारे जजमेंट में नहीं है, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में नहीं, यू कैन नॉट डू दिस, ये मैं करूंगा। तो इसको याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोहिबिशन इज अपोजिट ऑफ मैंडेमस। प्रोहिबिशन स्टॉप समथिंग टू हैपन और टू डू समथिंग, व्हेयरएज मैंडेमस फोर्स समवन टू डू समथिंग, देयर इज अ डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है। सर्टियोररी का मतलब होता है सर टू बी सर्टिफाइड, मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, टू क्वैश एन ऑर्डर और डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल फॉर एक्सेस और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। सपोज करो लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन उसके पास जितनी पावर थी उससे ज्यादा ले लिया, या फिर वो डिसीजन बहुत ही छोटा लिया, उसको और अच्छा डिसीजन लेना चाहिए था,
तो वैसी जगहों पे जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सर्टी और लगा देगा। मतलब ये कि आपको मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ सर आपसे डिसीजन लेने में गलती हुई है, ये केस आप मेरे को दो, मैं इसको अपने हिसाब से देखूंगा। तो मैं सर्टी मतलब टू बी सर्टिफाइड यानी कि सर्टी और लगा रहा हूँ, तो सामने वाले को बता रहा हूँ कि उसके पास में या तो एक्सेस ऑफ जजमेंट हुआ, उसने जजमेंट को बहुत बढ़ा करके दे दिया, या फिर लैक ऑफ जजमेंट है, मतलब उसको यहां पे आकर के जजमेंट देना था, उसने इतनी ही सजा दी जबकि उसको इतना ऊपर आकर के जजमेंट देना चाहिए था। तो एक्सेस और लैक, इन दो चीज को कौन देखेगा? दैट इज कॉल्ड द सर्टियोररी। इसका मतलब भी होता है टू बी सर्टिफाइड, और ये लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल्स पे भी लगाया जाता है, एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट है सर क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। सपोज करो कोई एक अधिकारी है जो किसी के साथ बुरा कर रहा है, या कोई एक अधिकारी है जो एक पब्लिक अथॉरिटी में, एक पब्लिक प्लेस पे बैठा हुआ है, किसी गद्दी पे बैठा हुआ है, लेकिन वो डिजर्व नहीं करता उसको, राइट, उसको गलत तरीके से वहां पे भेजा गया, प्रमोट किया गया है, तो उसके ऊपर में क्वेश्चन लगाया जा सकता है क्यो वारंटो के द्वारा। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है? टू चैलेंज अ पर्सन राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस अनलॉफुली। कोई इंसान सरकारी दफ्तर को अनलॉफुली होल्ड कर रहा है, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए लगाया जाता है। मतलब एनी पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस विदाउट अथॉरिटी, आप सरकारी दफ्तर में लेकिन आपके पास में अथॉरिटी नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आपके ऊपर में क्यो वारंटो लगाया जा सकता है। तो ये जो पांचों रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, मैंने आपको बहुत ही एग्जांपल्स के साथ समझा दिया है। अब यहां से आते हुए क्वेश्चंस को गलती नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट। ठीक है, चलिए अपन आगे, शैल वी गो अहेड। चलो इसके बाद ना, चलो आई जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स ऑफ यू। आप सभी को पता है हमारा क्या चल रहा है सर? मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है। जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जो रेगुलर बेसिस पे अपने परफॉर्मेंस को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, कभी कम पढ़ रहे हैं, कभी ज्यादा पढ़ रहे हैं, कभी लैक ऑफ स्टडी, कभी मोर स्टडी, कभी मोस्ट कॉन्फिडेंस, कभी लोअर कॉन्फिडेंस, उन एस्पिरेंट्स के लिए बेसिकली हमने स्टार्ट किया बस मेंटोरशिप प्रोग्राम को। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंसिस्टेंट एक हफ्ते तक, एक महीने तक नहीं पढ़ पा रहे, इट मींस दैट यू वांट समवन जो आपको फोर्स करे कि आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना चाहिए, टारगेट्स अपडेट करना चाहिए, और उसको आकर के ग्रुप में बताना चाहिए कि मैं ऐसा कर रहा हूं। ये पूरा का पूरा आपका वर्क को डेली बेसिस पे ट्रैक करने के लिए हमने स्टार्ट किया सर मेंटोरशिप प्रोग्राम। प्रीसाइजली इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपको 24/7 पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप सपोर्ट मिलेगा। मेंटोर आपको 24/7 हेल्प करेगा। जब भी आपको डाउट है यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप अ मैसेज, या फिर 1-to-1 कॉल शेड्यूल कर सकते हो उनसे बात करके। 5,000 से ज्यादा आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। जो भी मेंटोर से अगर आपको पता नहीं है तो श्रुति मैम का एक बार यूपीएससी मेंस है, सर्वर सर का 3 यूपीएससी मेंस, चंदन सर इज एन ऑथर, हैज रिटन लॉट ऑफ बुक्स, he also take classes, and this is सोलंकी सर। अभी सोलंकी सर का यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, so he'll be leaving now, but he also had contributed a lot in this mentorship program। तो आपको जो भी मेंटोर दिखाई देंगे, they had a great experience and some of them have even cleared some good exams as well। बाकी पूरा पूरा आपको यहाँ पे सेटअप देखने को मिलेगा फॉर दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम। और आप जो कहते हैं ना सर डेली बेसिस पे कैसे टारगेट्स को ट्रैक करेंगे, हमने डेली बेसिस पे उसका शेड्यूल बनाया हुआ है, आपको उसको फॉलो करना है। साथ में अगर आप में से कोई भी ऐसे एस्पिरेंट है जो रेगुलर बेसिस पे मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ करके चीजों को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा दिस इज द गुरु द्रोणा मेंटोरशिप प्रोग्राम। इस तरीके से एस्पिरेंट्स डेली बेसिस पे इसमें टारगेट्स देते हैं। अब इन टारगेट्स को हम रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस करते हैं कि कौन सा एस्पिरेंट अपने काम को कैसे कवर कर रहा है, और वो पीवाईक्यू में भी पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब सोल पर्पस ऑफ द प्रोग्राम इज कि एक एस्पिरेंट का हैंड होल्डिंग करना डे 1 से लास्ट डे तक, जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता है। एंड दैट इज हाउ द एंटायर प्रोग्राम इज डिजाइंड। ठीक है, दिस इज द एंटायर मेंटोरशिप प्रोग्राम। बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज हैं, एस्पिरेंट्स रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, एंड दैट शोज द क्रेडिबिलिटी। इनफैक्ट मैं तो यहां तक बोलता हूं कि अगर आपको नहीं पढ़ना, कल होता है ना मेरा मन नहीं है कल पढ़ने का, मुझे ब्रेक चाहिए, तो वो भी शेड्यूल का पार्ट बनाओ, उसको जाकर के मेंटोरशिप ग्रुप में लिखो कि आई एम टेकिंग अ डे ऑफ बिकॉज ऑफ दिस, या लिख दो मैं मूवी देखने जा रहा हूं, ताकि हमें भी पता चले कि चलो यार बंदा हफ्ते में 10 दिन में एक बार मूवी देखने चला गया। अब इससे ये भी तो ट्रैक होगा ना कि पता चल रहा है आप महीने में 6 मूवी देखने जा रहे हो, विच इज ऑल्सो नॉट गुड। नॉट गुड क्या, इट इज अ ब्लंडर। तो आप जो भी कर रहे हो प्लीज मेंशन कि आपका डे का शेड्यूल क्या है, सो दैट द मेंटोर कैन डेफिनेटली कीप इट ट्रैक ओवर एवरीथिंग। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम। ठीक है, चलो नाउ गोइंग अहेड, आर्टिकल 33 के ऊपर में चलते हैं अपन। आर्टिकल 33 बहुत बेसिक है, 33, 34, 35 ये छोटे मोटे आर्टिकल्स, इसको आप खुद अपने से भी रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको बेसिकली इन आर्टिकल्स का जिस्ट बता देता हूं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग वाले स्केल पे ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे और चीजें आपको समझ में आती हुई नजर आएंगी। ठीक है, चलो बहुत ही सिंपल है। क्या बोला गया यहाँ पे? आर्टिकल 33 कहता है कि आर्म फोर्सेस और उनके फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, मतलब आपका जो पार्लियामेंट है उसके पास में पावर है
आर्टिकल 32 आपके पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को रोक सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, किसके, जो लोग आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ जाओ ना, आर्म फोर्सेस में आपने कभी ऐसा देखा है कि आर्मी के लोग स्ट्राइक कर रहे हैं? आपने ये देखा होगा सर डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं, रेलवे के कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, या फिर बैंक्स वाले हड़ताल पे। आपने ऐसा न्यूज सुना होगा, आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि पुलिस वाले हड़ताल पे आ गए, सीआरपीएफ वाले हड़ताल पे आ गए, आर्मी हड़ताल पे आ गई? नहीं हो सकता, बिकॉज लिटरली दीज गाइज डोंट हैव द फंडामेंटल राइट। इनको मौलिक अधिकार नहीं दिया गया, इनके मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। किसके मौलिक अधिकार को? जो आर्म फोर्सेस में, जो पैरामिलिट्री फोर्स, फॉर एग्जांपल सीआरपीएफ, फॉर एग्जांपल बीएसएफ, फॉर एग्जांपल सीआईएसएफ, फॉर एग्जांपल आईटीबीपी, ऐसे जितने भी, असम राइफल, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स है, इनके फंडामेंटल राइट्स को हम कम कर सकते हैं। पुलिस में काम करने वाले लोग, इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम करने वाले लोग, ऐसे किसी भी फोर्स में काम करने वाले लोग, इनके फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। और यही चीज आपको आर्टिकल 33 के अंदर में देखने को मिलेगा। तो याद रखना, स्टेट लेजिस्लेचर कभी भी इनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में एक्शन नहीं ले सकता। कौन लेगा? हमेशा याद रखना, पार्लियामेंट ही ले सकता है। ये ट्रैप है आर्टिकल 32 में, 33 में, ठीक है। अच्छा, ये क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि हम डिसिप्लिन मेंटेन कर सके ना। अब इतने सारे लोग, अब आर्मी के लोग अगर सपोज करो अपने अपने राइट्स के बारे में लड़ने लगेंगे, तो एज अ होल वो कम्युनिटी, एज अ होल आर्मी इतने बड़े टास्क को कैसे फुलफिल कर पाएगी? देश को बचाने का, देश को सर्व करने का। दैट इज द रीजन व्हाई ऑल दीज फोर्सेस, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, आर्मी हो, पुलिस फोर्स हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, इनके लोगों ने बहुत देश के लिए सैक्रिफाइसेस किए ना। इनके पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम सिविल राइट्स होते हैं, बट अपने देश की ड्यूटीज में, प्रायोरिटीज में सबसे पहले खड़े होते हुए नजर आते हैं। सो वी शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल फॉर दीज पीपल, ठीक है। और ये आपको आर्टिकल 33 में देखने को मिलेगा, एज सिंपल एज पॉसिबल। नेक्स्ट है सर आर्टिकल 34। अब आप इसको देख सकते हो, आर्टिकल 33 का की फीचर क्या है? पार्लियामेंट ही कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसके बारे में। आर्टिकल 33 क्या बोलता है? आर्टिकल 33 कहता है कि जो भी ऐसे एक्ट्स, वो क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 के अंदर में आपको एक्ट्स का एग्जांपल दिखाया देगा। फॉर एग्जांपल आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, बीएसएफ एक्ट, पुलिस एक्ट ऑफ 1966। इन सभी एक्ट्स ने कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया है, कम किया। क्या लिखा हुआ है? दीज लॉज इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल दीज फंडामेंटल, ऑन दीज राइट्स, ठीक है। आपको आर्टिकल 33 के अंदर में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। आर्टिकल 34 क्या है? आर्टिकल 33 हमने कवर अप कर लिया। आर्टिकल 34 क्या है सर? आर्टिकल 34 ये बताता है अगर कहीं पे मार्शियल लॉ लगे, मतलब मिलिट्री का कानून लगे, मिलिट्री की शासन लगे, मार्शियल लॉ अगर किसी भी जगह पे लग रहा है, ठीक है, तो उस जगह पे हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्लेस कर सकते हैं फॉर अ टाइम बिंग। समझो इस चीज को। अगर सपोज करो कोई एक ऐसा एरिया है जहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा, वहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए हमने वहां पे मिलिट्री भेजा कि आर्मी जाएगी और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुधार देगी, ठीक है। अब अगर वहां पे आर्मी गई है तो आर्मी वहां पे लोगों के राइट्स को, तो मतलब वहां के लोगों के राइट्स सब खत्म हो गए ना। क्योंकि आपके पास में एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी जगह पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, किसी जगह पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो उस जगह पे कभी भी आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। फंडामेंटल राइट्स इसलिए मिलते हैं ताकि आप पीसफुल तरीके से रह सको। अगर कहीं पे पीस है ही नहीं, लोग वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसी के पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। वहां पे मिलिट्री रूल लगा करके उस एरिया को नॉर्मलाइज किया जाता है। और मार्शियल लॉ, मिलिट्री रूल कब लगता है? जब पुलिस के द्वारा कोई भी टेंशन सॉल्व ना हो पाए तो मिलिट्री बुलाते हैं ना, कि मिलिट्री इसको ठीक करेगी अगर पुलिस से नहीं हो पा रहा तो। सो दैट इज द रीजन वाई आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा? मार्शियल लॉ दिखाई देगा। तो आर्टिकल 34 बताता है कि अगर रिस्ट्रिक्शन, अगर सपोज करो मार्शियल लॉ लगाया जा रहा है, तो उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगे, रोक कर दिए जाएंगे, उनके पास में फंडामेंटल राइट कम हो जाएंगे अगर उस जगह पे मार्शियल लॉ लगाए। क्योंकि मार्शियल लॉ इसलिए लगाया गया ताकि हम वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव कर सके। दैट इज द पर्पस ऑफ द मार्शियल लॉ। समझो इस चीज को, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ। अच्छा, एक चीज और है, अगर सपोज करो मार्शियल लॉ लगा है तो वहां पे जो भी मिलिट्री का अधिकारी है, राइट, उसके ऊपर में इंडेमनिटी क्लॉज है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अब वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, देख रहा है कि लोग हड़ताल कर रहे हैं, उसने लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, उसने बोला कि सब लोग अपने अपने घर में बैठो, घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। तो आप कह सकते हो ना कि सर मेरा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 का वॉयलेशन हो गया। हम तो पीसफुली एक जगह आ सकते हैं, अगेंस्ट में बैठ सकते हैं, पीसफुली प्रोसेशंस कर सकते हैं, लेकिन हमारा आर्टिकल 19 का उल्लंघन करा दिया इस मिलिट्री अधिकारी ने, इसने हमें अपने अपने घरों में भगा दिया। तो वैसे टाइम पीरियड में, चूंकि वहां पे मिलिट्री लॉ लगा है, इसीलिए उस मिलिट्री अधिकारी के हर एक एक्शन को जस्टिफाई माना जाता है और उसको पार्लियामेंट बचाता है, उसको पार्लियामेंट बचाता है
कि आपने जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है उससे आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उल्लंघन किया गया ताकि आप वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर में सजा हो जाएगा कि आपने उनका फंडामेंटल राइट कैसे हैम्पर कर दिया, नहीं, उसको इंडेमनिफाई किया गया, उसको बचाया गया। तो पार्लियामेंट कैन इंडेमनिफाई गवर्नमेंट सर्विस और अदर्स फॉर एक्ट्स डन टू रिस्टोर द ऑर्डर। इसी चीज को यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट लिया गया रिस्टोर करने के लिए तो वहां पे जजमेंट उसको बचा सकते हैं। एक्ट्स डन अंडर मार्शल लॉ कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। अगर मार्शल लॉ लगा है, उसके द्वारा कोई भी एक्ट लिया गया है तो उसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये नहीं बोल सकते कि सर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, यू कैन नॉट गो टू दी कोर्ट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, जस्ट 1 मिनट फॉर ऑल ऑफ यू। जो भी एस्पिरेंट है जो एनसीईआरटीज कवर अप करना चाहते हैं, एनसीईआरटीज में प्रॉब्लम हो रहा है उनको, ठीक है, उनके लिए हमने एनसीईआरटीज का सर स्पेशली मेंटोरशिप बैच स्टार्ट किया है। नाम क्या है इसका? अर्जुन एनसीईआरटी फाउंडेशन। क्या मिलेगा आपको? एनसीईआरटी 6 से 12 हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। बेसिकली हम क्या करते हैं, 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, 7 की पढ़ रहे हैं, 8 की पढ़ रहे हैं, बहुत गलत तरीका है। 6 में अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट किया तो 6 से लेकर 12 तक जहां भी इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बार में पढ़ लो, खत्म करो, ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आपका एग्जाम का सिलेबस खत्म है। इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर मेंटोरशिप प्रोग्राम को स्टार्ट किया हुआ है। आपको पूरा पूरा स्पेसिफिकेशन दिख जाएगा, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे स्टार्ट किया ताकि बच्चों का हम एनसीईआरटी कवर अप करा सके। अगर आप इसमें इनरोल होना चाहें, यू कैन डेफिनेटली डेफिनेटली गो एंड इनरोल हियर, ठीक है। अब आर्टिकल 35 द लास्ट आर्टिकल क्या बोला गया है? इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन लॉ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट अक्रॉस इंडिया, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द फॉलोइंग सब मैटर्स। मतलब क्या है, आपका फंडामेंटल राइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट है, क्योंकि देश में कोई किसी भी स्टेट में रहे, वो जम्मू कश्मीर में रहे, केरला में रहे, बिहार में रहे, यूपी में रहे, झारखंड में रहे, तेलंगाना में रहे, राजस्थान में रहे, सबके पास फंडामेंटल राइट्स है। और अगर फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई भी कानून बनाना है तो स्टेट नहीं बनाएगी, क्योंकि अगर स्टेट बनाने लगे तो पंजाब के लोगों का फंडामेंटल राइट अलग हो गया, कश्मीर के लोग का फंडामेंटल राइट अलग हो गया, केरला के लोग का अलग हो गया, बिहार के लोग का अलग हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। एक हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए ताकि सबका फंडामेंटल राइट सेम हो। इसलिए फंडामेंटल राइट में कोई भी अमेंडमेंट हो, कौन करेगा? दैट इज द पावर गिवन ओनली टू दी पार्लियामेंट। सिर्फ और सिर्फ आपके पार्लियामेंट के पास ही पावर है उस पर कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन लेने का। चाहे आर्टिकल 16 हो, आर्टिकल 16 में पब्लिक इंप्लॉयमेंट के लिए अगर हम रेसिडेंस को एक क्राइटेरिया रखते हैं कि इस जगह के लोगों को हम इतनी रिजर्वेशन दे रहे हैं पब्लिक इंप्लॉयमेंट में, अगर ऐसा हम कोई भी प्रिविलेज दे रहे हैं आर्टिकल 16 के अंदर में, तो इसे पार्लियामेंट करेगी। आर्टिकल 32 में अगर हमें लोअर कोर्ट को पावर देना है कि आप रिट्स इशू कर दो, राइट, आपको भी हम फंडामेंटल राइट को रिट्स को फॉलो करने के लिए आपको अधिकार दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में पावर है ना रिट्स जारी करने का, लेकिन हमने ये पावर अब किसी लोअर कोर्ट को दे दिया, सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे दिया। कौन दे सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट में आपको आपको पार्लियामेंट ही दिखाई देगा, स्टेट लेजिस्लेचर कभी नहीं कर सकता। प्लस किसी भी एरिया में फंडामेंटल राइट आर्म फोर्सेस का हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जो मौलिक अधिकार है आर्म फोर्सेस का उसको हम कम कर रहे हैं, कौन कम करेगा? पार्लियामेंट करेगा। प्लस कोई भी एक ऐसा अधिकारी है जिसने मिलिट्री लॉ के टाइम पीरियड में किसी का मौलिक अधिकार का हनन कर दिया, उसको कौन बचाएगा? सिर्फ पार्लियामेंट ही बचाएगा। तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही काम कर सकता है, इसमें अमेंडमेंट कर सकता है। दैट इज व्हाट इज गिवन आउट हियर एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग गिवन आउट हियर, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पे कवर अप किया हुआ है। एंड विद दिस formally and finally we are done with the fundamental rights। अब इसमें ना थोड़ी मोड़ी चीज आपको दिखाई देगा क्या, कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स, इसमें हाई कोर्ट के पास में क्या क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है। तो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पूरा पढ़ा दिया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कंपैरिजन देखने को मिलता है, वो हम जुडिशरी में कवर करेंगे, बिकॉज मेरा मानना है कि हम हर टॉपिक को इंडिविजुअली कवर करेंगे और फिर हम उसको मिक्स करते चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तो मैं वापस आऊंगा फंडामेंटल राइट, याद करो आर्टिकल 32 क्या बोल रहा था, याद करो आर्टिकल 226 क्या बोल रहा था। इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को कनेक्ट करना। तो इस तरीके से हम इसको भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी फाइनली एंड द फंडामेंटल राइट। आज की क्लास के बाद हमारा फंडामेंटल राइट खत्म हो गया और मैं मान करके चलता हूं कि सारे एस्पिरेंट्स को फंडामेंटल राइट समझ में आया होगा। सो इफ इट इज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। Also, it's a request to all of you, जितने भी aspirant session को देख रहे हैं, please make sure that all you guys will attend this session seriously. If you are watching the session seriously, also let me know in the comment box, ताकि मैं उन aspirants को मध्य में नजर रखते हुए आगे की वीडियोस बनाऊंगा। अगर लगेगा कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, will definitely try to end this particular series. I am actually not very happy because of this thing which is happening out there. मतलब बाकी लोगों का content चल रहा है नहीं चल रहा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। If I am teaching with the quality, I expect aspirants to be taking massive participation in that. It should not go like a waste, because I really take care of efforts given by my team members, even not me, then at least by the team members, that is Rohit and Chandan. So anyways,
Let's know whatever the opinion comes in the comment box. With this, we finally end the session. Take care, everyone. God bless you. We'll see you soon in other class. Tab tak all the very best. Thank you so much. Take care.